इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चंडीगढ़ में आज अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक। हरियाणा विजन 2047 को लेकर करेंगे चर्चा। आज फिर जेल में जाएगा राम रहीम। 30 दिन की पैरोल हुई खत्म। कल सिरसा डेरे के रेनोवेशन का किया था उद्घाटन। हरियाणा में फिर हुए अधिकारियों के तबादले। 8 आईएएस और 10 एचसीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी। हरियाणा में अब साइबर धोखाधड़ी पर पुलिस करेगी बड़ा प्रहार। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही खुद दर्ज हो जाएगी E0 एफआईआर। कैथल में पुलिस का एनकाउंटर एक्शन। 2 बदमाशों को पैर में मारी गोली। बावरिया गैंग से निकला कनेक्शन। गुरुग्राम में अब कुत्ते पालने से पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। नगर निगम ने जारी किए आदेश। नियमों का उल्लंघन करने पर होगा एक्शन। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चंडीगढ़ में बैठक है और इस बैठक में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंथन करेंगे। हरियाणा विजन 2047 को लेकर इस पर चर्चा होगी। विकास को लेकर, रोड मैप को लेकर यह मंथन किया जा रहा है। तरक्की को लेकर किस तरह से हरियाणा को और आगे लेकर जाना है, तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है, कौन कौन से कार्य हैं उन्हें पूरा करना है। और 2047 का एक जो लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से विकास को लेकर, आज इसी पर मंथन किया जा रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, जिसमें अधिकारी शामिल होंगे और इस बैठक में चर्चा की जाएगी। रोड मैप बनाया जाएगा, रणनीति तय की जाएगी ताकि वो लक्ष्य 2047 तक जो बीजेपी का रखा हुआ है विकसित भारत, जिसका मकसद है कि हरियाणा को एक बार फिर से और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना है। इस विजन पर किस तरह से काम किया जाए उसको लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे राम रहीम का, जो आज फिर सुनारिया जेल जाएगा। गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल खत्म हो गई है। 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर था और अब राम रहीम वापस जेल जाएगा। इससे पहले बीते कल राम रहीम ने रेनोवेशन किया था और डेरे का उद्घाटन भी किया था। रेनोवेशन डेरे का ये उद्घाटन राम रहीम की तरफ से किया गया था और उस दौरान हनीप्रीत भी राम रहीम के साथ मौजूद नजर आई थी। तो बार बार जो है राम रहीम को पैरोल मिलती है, इस पर सवाल भी उठते रहते हैं और इस सब के बीच वो अपने डेरे पहुंचते हैं। 30 दिन यहाँ पर रहने के बाद रेनोवेशन का जो काम था वो किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है और आज फिर राम रहीम जेल जाएंगे। आज फिर राम रहीम वापस सुनारिया जेल पहुंचेंगे। पैरोल खत्म हो चुकी है उनकी और जो है रेनोवेशन के दौरान जब उन्होंने उद्घाटन किया तो इस दौरान उनके साथ हनीप्रीत भी मौजूद रही और वो भी नजर आई हैं। तो एक बार फिर से 30 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आए थे और अक्सर राम रहीम को पैरोल पे, फरलो पे बाहर आते हैं, अपने डेरे में पहुंचते हैं और इसको लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं। इस सब के बीच वो अपने डेरे में आते हैं और अब वापस सुनारिया जेल जा रहे हैं। मेरे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी धर्मवीर, किस तरह से आप देखते हैं राम रहीम अपने डेरे में आते हैं, 30 दिन पैरोल पे आए थे और अब वापस जेल जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राम रहीम जो है 30 दिन पहले पैरोल पर आए थे। 30 दिन की पैरोल उनको मिली थी और लगातार उनको जो पैरोल है वो मिलती रही है और उसको लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, विवाद भी होता रहा है और पीड़ित परिवार इसको लेकर के न सिर्फ सवाल उठाते रहे हैं बल्कि अदालत का भी रुख उन्होंने किया था। तो अब 30 दिन की पैरोल खत्म हो रही है राम रहीम की। तो आज गुरमीत राम रहीम जो है वापिस सुनारिया जेल पहुंचेगा और शाम 5 बजे से पहले उन्हें सुनारिया जेल पहुंचना होगा, क्योंकि जेल नियमों के हिसाब से
जैसे ही पैरोल खत्म होता है तो उस दिन उनको 4-5 बजे से पहले अपनी हाजिरी जेल में लगानी होती है। तो आज जो है वो जेल पहुंचेंगे और सुनारिया जेल में चूंकि वो अपनी सजा काट रहे हैं तो वहीं पर राम रहीम पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि दोपहर के बाद किसी भी समय राम रहीम वहां पहुंच जाएंगे और जो उनके आगे की सजा है उसको लेकर के वो वहां पर अपनी सजा काटेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों लगातार राम रहीम को पैरोल मिली है या फरलो मिली है वो हमेशा विवादों में रही है और न सिर्फ सामाजिक संगठनों ने बल्कि पीड़ित परिवारों ने भी इसको लेकर के काफी बार सवाल उठाए हैं। अब की बार जब पैरोल मिली थी तो राम रहीम सिरसा अपने आश्रम में गए थे और 30 दिन तक वहीं पर रहे हैं। जी धर्मवीर, रेनोवेशन का काम किया गया डेरे में, तो क्या जो अब वहां पर दोबारा से संगत पहुंचना शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए कल ही उद्घाटन किया गया था। जो नया उन्होंने जो रेनोवेशन किया गया है उसका एक तरह से कल ही एक तरह से उसकी रेनोवेशन जो है उसका उद्घाटन किया गया था। खुद राम रहीम मौजूद थे, हनीप्रीत जो उनकी मुंह बोली बेटी है अपने आप में वो वहाँ मौजूद थी और बाकी सारे जो लोग हैं वो इसमें एक तरह से रहे हैं और इसका उद्घाटन किया गया था। खास बात इसमें ये रही है कि हनीप्रीत को सबसे आगे इसमें रखा गया था। हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है, वो उनकी करीबी शिष्यों में से एक मानी जाती है, तो कल वो भी मौजूद रही हैं। लेकिन आज चूंकि उनकी पैरोल खत्म हो रही है इसलिए कल इसका उद्घाटन किया गया था। आज जो गुरमीत राम रहीम है वो वापिस जेल पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो वापस सुनारिया जेल जो है राम रहीम आज चले जाएंगे, 30 दिन की पैरोल उनकी खत्म हो चुकी है। तो इन सब के बीच अब जिक्र करेंगे हरियाणा में आईएएस और एचसीएस अधिकारियों का, जिनका एक बार फिर से तबादला हुआ है। 8 आईएएस और 10 एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं और सरकार ने इसके आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। तो एक बार फिर से ये फेरबदल नजर आया है, प्रशासनिक फेरबदल ये सामने आया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंकित, एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल ये देखने को मिला है, तबादले किए गए हैं अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों के, एचसीएस अधिकारियों के। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या यह रूटीन की प्रक्रिया है या कुछ अलग है? अधिकारियों के हो या एचसीएस अधिकारियों के हो, वो तबादले होते रहते हैं क्योंकि जब भी प्रशासन में कोई फेरबदल होता है तो ये ट्रांसफर करने ही होते हैं। और अभी की अगर बात करें तो मोनिका मलिक जो है, जो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में थी, उनको रोहतक जो कमिश्नर लगाया गया है, रोहतक डिविजनल कमिश्नर लगाया गया है। और भी कई अधिकारियों को, कईयों को एडिशनल चार्ज दिया गया है। वीरेंद्र दैया जो हैं उनको हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में लगाया गया है, इससे पहले वो एनवायरनमेंट में थे। तो इस तरह से तबादले हुए हैं। कुछ जगह एसडीएम के तबादले हुए हैं, कुछ जो एचसीएस अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट लगे हुए थे उनके तबादले किए गए हैं। तो रूटीन की प्रक्रिया है और प्रशासनिक फेरबदल लगातार सरकार के अंदर होता रहता है, वो चाहे आईएएस एचसीएस का हो या आईपीएस एचपीएस का हो, वो लगातार प्रशासनिक फेरबदल होता रहता है। रूटीन की प्रक्रिया तो आप बता रहे हैं जिस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि हम देख रहे हैं आप लगातार तबादलों पर भी नजर बनाए हुए, ट्रांसफर पर भी, कि बीते फरवरी से लगातार जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद आईडीएफसी जो बैंक घोटाला हमारा सामने आया था एक पंचकुला में, उसमें भी आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता मिली थी। क्या उससे जोड़कर इसे देखा जा सकता है? से जोड़ के नहीं देखा जा सकता क्योंकि पहले जो ट्रांसफर्स हुए थे और उसमें जब वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे तो वो जरूर आईडीएफसी बैंक घोटाले से जोड़कर देखा गया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे आईएएस अधिकारियों को हटाया गया था जो अच्छी पोजीशंस पर थे, कुछ सीएमओ के अंदर कार्यरत थे और उनको कहीं ना कहीं ऐसी पोस्टिंग दी गई थी जिसे खुदे लाइन पोस्टिंग कहा जाता है। तो उस समय यही देखा गया था कि आईडीएफसी बैंक घोटाले के अंदर कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। और उसी के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि 2 आईएएस की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वो चाहे आरके सिंह की बात करें या पंकज अग्रवाल की बात करें तो 2 आईएएस की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार आईएएस जो है उनसे पूछताछ भी हो रही है। जो जो उस समय हटाए गए थे और जिनका ट्रांसफर करके दूसरी जो पोजीशन दी गई थी तो उनसे लगातार सीबीआई पूछताछ भी कर रही है और उस मामले को गंभीरता से ले रही है क्योंकि कोई छोटा मामला नहीं था। और लेकिन ये जो ट्रांसफर्स हुए हैं ये रूटीन के ट्रांसफर हैं, इसमें को उससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर से हरियाणा में देखने को मिला है। अब जिक्र करेंगे हांसी का। हांसी में भाखड़ा के पानी को लेकर विवाद सुलझ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री के साथ ग्रामीणों की बात नहीं बनी। सरकार ने
पाइपलाइन से टी कनेक्शन देने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने पानी मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दे रखी है। आज ग्रामीणों ने फिर से पंचायत बुलाई है, जिसके बाद पंचायत में बैठकर आगे की रणनीति का ग्रामीण फैसला लेंगे। दरअसल यहाँ से जो है एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उस पाइपलाइन से टी कनेक्शन देकर उस गांव को भी पानी दिया जाए। ये जो जा रही है पाइपलाइन, भाखड़ा के पानी की पाइपलाइन है, ये यहाँ से गुजर रही है। ग्रामीणों ने इसको लेकर बार बार जो है प्रशासन से भी कहा है कि यहाँ से ही उन्हें पानी दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने पाइपलाइन से टी कनेक्शन देने से इनकार कर दिया ताकि उस गांव को पानी मिले, क्योंकि इस तरह से अगर वो पाइपलाइन कहीं से भी गुजरती है, हर गांव वाले ग्रामीण अगर इस तरह से मांग करेंगे तो फिर वो पाइपलाइन जहां तक पहुंचा रही है पानी, उसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसको लेकर भी जो है बातचीत बन नहीं रही है। इसके बाद एक बार फिर से ग्रामीणों ने आज पंचायत बुलाई है और इस पंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। तो हांसी में ये विवाद बना हुआ है और कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि ग्रामीणों ने खुद पाइपलाइन को उखाड़ने की भी कोशिश की थी। डिमांड रखी कि हमें 80 वाली जो लाइन है वो 80 से तैनत तक दबी हुई है, इस तैनत से आगे इस लाइन को 42 इंची करके हमारे को 6 इंची पानी दे दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे ये सेंटर की स्कीम है, इसमें से नहीं दे सकते। तो गांव जो आदेश देगा, धरना तो है ही, बाकी जो गांव आदेश देगा आगे चलता रहेगा। जो धरना चल रहा है अचानक गांव का, जो से पीने का पानी कनेक्शन की मांग को लेके उस पर गहन चर्चा हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं इसमें से पानी नहीं दे सकता हूं, बाकी जो आपका पीने का पानी का मैं पुख्ता प्रबंध कर दूंगा, आपको इसकी दिक्कत कभी नहीं होगी। तो उन्होंने ये सब बताया। उसके बाद चानत गांव के लोगों की तो यही मांग है, जो वो बहुत बड़ी उम्मीद लेके गए थे, क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया है, तो मुखिया से उम्मीद करके गए था पूरे गाँव की कमेटी कि आप जो समस्या चली आ रही लगातार 40 दिन तो आंदोलन को हो गए, तो उसको सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ हमें निराशा हाथ मिली है, उन्होंने टी कनेक्शन देने से साफ मना कर दिया। साइबर धोखाधड़ी का, जिसको लेकर हरियाणा में अब एक नई पहल की गई है। अब साइबर धोखाधड़ी होने पर खुद ब खुद FIR दर्ज हो जाएगी और 1 लाख से अधिक की धोखाधड़ी पर यह FIR खुद दर्ज होगी। हेल्पलाइन नंबर 1930-1930 पर शिकायत मिलते ही एक्शन होगा और साइबर ठगी को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की यह नई पहल है। नई व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होता है और इसकी सूचना हेल्पलाइन 1930 पर देता है, तो 1930 टीम जो है, जिस नंबर पे ये जानकारी दी जाएगी, उस पर एक टीम बैठेगी जो सारी जानकारी इकट्ठा करेगी, आपकी शिकायत सुनेगी। तो शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध की गई सारी जानकारी के आधार पर खुद ब खुद E0 FIR परिवर्तित कर दी जाएगी। इसके बाद ये FIR संबंधित इलाके वाले साइबर पुलिस स्टेशन को भेज दी जाएगी। संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन का जांच अधिकारी शिकायत मिलने के बाद पीड़ित से संपर्क करेगा, कांटेक्ट करेगा। अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अलावा जो भी रहेगी कि कब ठगी हुई, किस तरह से ठगी होती है, किस तरह से साइबर फ्रॉड जो है उन्हें अपने शिकंजे में लेते हैं, ये सारी जानकारी लेंगे और इसके बाद 0 FIR को नियमित FIR में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा और तुरंत ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने 1930 प्रणाली में कंप्लेंट को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करने की व्यवस्था की है ताकि तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत 1 लाख रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों को तुरंत E0 FIR में कन्वर्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए संबंधित थानों को भेज दिया जाएगा ताकि जांच और इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू की जा सके। तो हरियाणा पुलिस का ये फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आजकल हरियाणा में साइबर ठगी के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लोगों की जिंदगी भर की कमाई को पल भर में गायब कर देते हैं। यमुनानगर में साइबर ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने बैंकिंग सुरक्षा और मोबाइल सिम वेरिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी ने बड़ी ही चालाकी के साथ एक शख्स के खाते से पूरे 95 लाख रुपए उड़ा लिए और इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में ये युवक वही शातिर ठग है जिसने दिमाग के ऐसे घोड़े दौड़ाए
कि सीधा एक शख्स के खाते से 95 लाख रुपए उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक 25 मई को शिकायतकर्ता निर्देश जैन का सिम कार्ड अचानक ब्लॉक हो गया और उसके बाद उसके अकाउंट से 95 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निकाल ली गई। जो उसका खुद का सिम है वो ब्लॉक होकर एक नया फिजिकल सिम कहीं और जनरेट हो गया। उसके बाद वो जो सिम था वो उसके बैंक अकाउंट से लिंक था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई, जिसमें सामने आया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता का उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर वाला सिम ब्लॉक करवाया और फिर उसी नंबर का नया सिम जारी करवाया, जिससे उसे शिकायतकर्ता के खाते का एक्सेस मिल गया और फिर बैंकिंग प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया। लगभग 95,74,000 उसके खाते से निकल गए। तो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें एक खाता था जिसमें 22,60,000 रुपए गए थे। पुलिस ने विभिन्न तकनीकी पहलुओं को खंगालते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई और इसके बाद मुंबई में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसी संबंध में सिम कार्ड जारी करने वाली एयरटेल कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल आरोपी के साथ इस वारदात में और कौन कौन शामिल हैं, इसको लेकर जांच जारी है। यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो साइबर अपराधियों पर तो पुलिस शिकंजा कसती रही है, लेकिन अब जिक्र कैथल का करेंगे, जहां बदमाशों पर भी पुलिस का एक्शन नजर आया। यहां पर पुलिस और बदमाशों का एनकाउंटर होता है। बावरिया गैंग के 2 बदमाशों का एनकाउंटर करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एनकाउंटर में दोनों इनामी बदमाशों को गोली लगी है, घायल हुए हैं। लाखों रुपए की चोरी की वारदात में ये आरोपी शामिल थे। दोनों बदमाशों से अवैध पिस्तौल भी बरामद हुई है। तो पुलिस का एक्शन लगातार नजर आ रहा है, चाहे वो साइबर अपराधी हो, इसके अलावा जो भी बदमाश हैं, खौफ फैला रहे हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, आपराधिक वारदातों को, उन पर भी पुलिस का एक्शन साफ नजर आ रहा है। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम का, जहां ऑटो चालक के साथ पुलिसकर्मी की बदसलूकी सामने आई। किराया न देने को लेकर यह सारा विवाद होता है। ऑटो चालक पर पुलिसकर्मी भड़क गया और इसका वीडियो भी सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो आएगा और आप देख सकते हैं कि ये पूरा विवाद किराए को लेकर शुरू होता है, भड़क उठता है, पुलिसकर्मी विवाद होता है, बदसलूकी करने के इल्जाम लगे हैं और यह मामला साइबर सिटी गुरुग्राम का है। गाड़ी को दरवा सर, अभी हम राइड उठाए हैं जोमेटो का। कहाँ से उठाया? पिकअप सपन से। चल एक बार वापस चल, 2 मिनट लगेगी सर। ड्यूटी अरे ले तेरी ड्यूटी में वर्दी का बना दूंगा तने। चल एक बार 2 मिनट लगेगी। सारे दिन तो हमने छोड़ने लग रहे सर। दूसरा ऑटो चलिए ना, ड्यूटी के टाइम है। अरे चल 2 मिनट लगेगी एक बारी। अरे ले 2 मिनट लगेगी, इतनी देर में छोड़ के आ जाएगा सर। काम कर रहे हैं ना, अभी फ्री नहीं है ना। फ्री होता है छोड़ देना आपको। सर ऐसे गाली क्यों दे रहे हो आप? अरे सारे दिन तो मैं छोड़ने लग रहे थे, 2 मिनट लगे हैं। आगे चौक पर छोड़ दिया। रूम से निकले हैं सर, पूरा दिन नहीं चला रहे हैं, अभी रूम से निकले हैं। तो गाली मत दीजिए सर। देख लिए ना आप लोग, फ्री का लाले हैं, फ्री में छोड़ने वाले हैं सब। ना छोड़ो तो गाली दे रहा है सर। ऐसे गाली क्यों दे रहे हो? सर अभी हम राइड उठाए हैं जोमेटो का। कहाँ से उठाया? पिकअप सपन से। चल एक बार वापस चल, 2 मिनट लगेगी सर। ड्यूटी अरे ले तेरी ड्यूटी में वर्दी का बना दूंगा तने। चल एक बार 2 मिनट लगेगी। सारे दिन तो हमने छोड़ने लग रहे। और अब बात करेंगे करनाल की, जहां सगे भाई की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को काबू कर लिया गया और आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पैसे के लिए आरोपी ने अपने भाई का कत्ल कर दिया था। पैसे न मिलने पर कांच की बोतल से गला काट दिया था, जिसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही थी और अब पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला था, किस मामले में? ये आरोपी कपिल ने अपने भाई कमल को बोतल मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
तो इस मामले में आज इनको गिरफ्तार किया। किस लिए हत्या की गई है सर? ये पैसे, इनको पैसे मांग रहा था, पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था भाइयों में अपने फादर से, उस बात को लेकर के हत्या हुई। कौन है ये आरोपी, क्या है पहचान उसकी? इसका नाम कपिल है और मृतक का भाई है ये बड़ा। सगा भाई है सर? हाँ, सगा भाई है बड़ा। तो शराब को लेकर ही पैसे मांग रहा था सर? ये ना नशा के आदी था, ये नशे की पूर्ति के लिए पैसे मांग रहे थे, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बुलेटिन में एक बार फिर से जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां अब पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कुत्ता नहीं रख पाएंगे, यहाँ पर इजाजत नहीं है। गुरुग्राम नगर निगम ने ये सख्त आदेश जारी किए हैं। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर ये फैसला लिया गया है। जिस तरह से कुत्तों के काटने की वारदातें सामने आ रही हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद गुरुग्राम कोर्ट ने सख्त फैसला लिया है और जो भी लोग पेट लवर हैं या खासकर जो डॉग लवर हैं, अपने घर पर कुत्ता पालते हैं, उनके लिए ये नया नियम है। रजिस्ट्रेशन करना अब ज़रूरी है। अगर आप अपने घर पर कुत्ता पालना चाहते हैं और अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गुरुग्राम नगर निगम ने ये आदेश जारी किए हैं और इसलिए आदेश ये जारी किए हैं क्योंकि इलाके में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी को लेकर अब जो नगर निगम है गुरुग्राम, उसने ये आदेश जारी किए। ने ऑफिस ऑर्डर जारी किया है, ये हमने 23 जून को जारी किया है। इसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ पेट डॉग्स से नाम से हमने ये ऑर्डर किया है। इसमें जो इसको लागू हुआ है, ये एमसीजी क्षेत्र में लागू हुआ है। इसके तहत जो हमारा हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डॉग्स बायलॉज 2008 और गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज़ के तहत ये किया गया है। इसमें हमने इन जनरल जो पेट रखते हैं, पेट डॉग रखते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये सरल हरियाणा जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट, वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए ऑनर के भी आईडी, फ़ोटो, डॉग के भी इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स वहाँ पर लगाने पड़ेंगे, रेबीज़ इनोकुलेशन सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की उस जर्जर हालत की जिसकी तस्वीरें अक्सर गाहे बगाहे सामने आ जाती है। ऐसी एक तस्वीर चंबा जिले से सामने आई जहां स्कूल की बिल्डिंग बच्चों की जान पर खतरा बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इस खतरे के हादसे में तब्दील होने का शायद इंतजार कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत पर हाथ लगाओ तो प्लास्टर गिरे, फर्श पर हाथ लगाते ही मिट्टी मिले, पिलर छत से अलग होने वाले हैं, पानी की टंकी मिट्टी में समाने की हालत में। यह हाल है हिमाचल प्रदेश की उस शिक्षा व्यवस्था का जिसे वर्षों से सुधारने की तमाम कोशिशें सिरे चढ़ाने का दावा किया जाता है, लेकिन आज भी स्कूलों की यह हालत शिक्षा व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर ये पूछती हैं कि साहब, कागजों में अगर विकास हो गया हो तो जरा धरातल पर भी निगाहें ठहरा लीजिए। चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के मंगलेरा गांव के पास स्थित ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला थल है। ये तस्वीरें उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा हैं जो बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दम भरता है। इस खंडहर बने स्कूल में छत पर हाथ लगाते ही सीमेंट और मिट्टी अलग हो जाती है। दीवारें अब कभी भी छत का साथ छोड़ सकती हैं। यहाँ तक कि जिस फर्श पर बच्चों को बैठाया गया है उसमें अब सिर्फ मिट्टी और पत्थर ही बचे हैं। सर, बहुत बार हमने एसएमसी के थ्रू प्रस्ताव भेजा है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है कुछ क्षतिग्रस्त है। जो बिल्डिंग है सर, जो इसका लेंटर है वो जर्जर हो चुका है। जब भी बरसात का मौसम आता है तो छत से पानी आता है और दीवारें पूरी काली हो जाती है और इससे समस्या ये होती है कि जो भी हमने दीवार पे पढ़ाई के संबंधित जो चार्ट्स पोस्टर लगाए होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं और हमें हर साल जो नए पोस्टर लगाने पड़ते हैं ताकि क्लासरूम अच्छे लगें और बच्चे उसको देख के पढ़ सकें। तो बरसात में सर इस स्कूल में जो है छत से पानी आता है और जो है दीवारें सारी खराब हो जाती हैं। तस्वीरें देखकर इतना तो समझ में आता है कि स्कूल की ये बदहाली हाल फिलहाल में नहीं बल्कि कई सालों से जस की तस ही बनी होगी। स्थानीय लोगों और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का भी यही आरोप है कि बार बार समस्या बताने के बावजूद व्यवस्था सुधारने का कोई काम नहीं होता। स्कूल का लेंटर सर हमारा गिरने वाला है, बिल्डिंग सारी क्रैक हो चुकी है
और फर्श फुर्श सारा निकल गया सर। पानी का टैंक है वो भी ऐसे ही खुला ही है, उसमें भी कोई सुरक्षा पानी जल विभाग वालों ने कुछ नहीं लगाया, उसमें भी खुला ही टैंक है। तो वो ही पानी बच्चे पी रहे हैं सर। उसमें कोई पड़ जाए, गिर जाए, मर जाए अंदर पानी में तो वो ही आगे बच्चे पीते रहेंगे। मांग सर अब प्रशासन से यही है कि हमारे स्कूल का जल्दी से जल्दी ये जो हमने मांग की है काम की, ये पैसा हमें मिले। इस स्कूल में ना तो बच्चों के बैठने की कोई ढंग की व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी की। अब सोचिए ऐसे स्कूल में बच्चे अपनी जान की परवाह करें या फिर अपने भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाई पर ध्यान दें। बहरहाल ग्रामीणों और अभिभावकों की मांग यही है कि प्रशासन इस समस्या पर ध्यान दे और जल्द से जल्द व्यवस्था सुधारे। चंबा से हेम ठाकुर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।